देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अति परवलय और दीर्घवृत्त का कॉम्बिनेशन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि अति परवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5 की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 की उत्केंद्रता का √3 गुना है, तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। पहले दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं अपन। जो एलिप्स है हमारे पास, उस एलिप्स को लिखते हैं एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो दीर्घवृत्त बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, ये पहचान सकते हो आप। कॉस अल्फा का अधिकतम मान 5 होता है, 1 से अधिकतम मान 1 होता है तो ये अधिकतम 5 होगा, ये 5 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 कॉस अल्फा लेस देन इक्वल टू 5। तो दीर्घवृत्त संयुग्मी वाला बनने वाला है। तो यहाँ से उत्केंद्रता ज्ञात कर लेते हैं इसकी क्योंकि हमें उत्केंद्रता चाहिएगी। तो E1 ज्ञात करते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B1 ले लें, A1 स्क्वायर इज इक्वल टू B1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, और E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर। E1 ज्ञात करते हैं, तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 25 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 25। तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आपको मिल रहा है। ये आ गया E1 स्क्वायर। ये सारा खेल किसके लिए हुआ, दीर्घवृत्त के लिए। अब यही काम हम करते हैं ये दीर्घवृत्त के लिए लिख लिया। अब हाइपरबोला के लिए भी सारी कहानी कर लेते हैं। हाइपरबोला है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बराबर 1 आया, मतलब मानक अति परवलय बना है। अब इसके लिए हल कर लेते हैं। तो उत्केंद्रता E2 ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 5 इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1, 5 5 गया, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू E2 स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू E2 स्क्वायर। चलिए ये काम भी हो गया। अब आगे क्या दिया है उसने बोला है कि अति परवलय की उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का √3 गुना है। इसका E2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ E1, तो E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर। तो E2 स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको मिल जाता है। आगे हल करके अल्फा ज्ञात करते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 1/√2। ये आपको कॉस अल्फा आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा π/4, अल्फा इक्वल टू 3π/4। या तो अल्फा 45 होगा या अल्फा 135 डिग्री होगा। तो उत्केंद्रताएं ज्ञात करनी है, कुछ भी नहीं। हमने दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करी, हमने अति परवलय की उत्केंद्रता ज्ञात करी, दोनों के संबंध जो दिया गया था उसमें रखा और अल्फा के लिए इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, लिख लीजिएगा आप इसको। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है। यदि अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2 sin थीटा है, तो अति परवलय को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें 2a इक्वल टू 2 sin थीटा, तो a बराबर कितना हो गया sin थीटा। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2 sin थीटा से a मिल गया। जो दीर्घवृत्त के साथ सन्नाभि है, ये सन्नाभि का मतलब क्या हुआ, नाभि क्या है समान, सन्नाभि का मतलब है कि दोनों की नाभि समान है, मतलब दोनों के फोकस सेम है। तो अब दीर्घवृत्त की बात करें, दीर्घवृत्त अपने पास है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 1। तो यहाँ से नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। a ग्रेटर देन b तो आ ही रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस E1 स्क्वायर, उसके लिए हमने E1 मान लिया।
तो ये होगा 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस E1 स्क्वायर, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, E1 इज इक्वल टू 1/2। इससे अब नाभि के निर्देशांक मिल जाएंगे। किसकी नाभि? दीर्घवृत्त की नाभि मिल जाएगी। तो दीर्घवृत्त के लिए नाभि के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस AE1, 0 वो होगा प्लस माइनस 2 1/2, 0 प्लस माइनस 1, 0। ये जो नाभि मिली है ये अति परवलय की भी नाभि होनी चाहिए। तो नाभि के निर्देशांक इसके लिए होंगे प्लस माइनस 1, 0, जो कि होना कितना चाहिए? प्लस माइनस, इसको हम A2 ले लेते हैं, ये A1 B1, ठीक है। तो A2 E2, 0, ये दोनों क्या है? सेम। तो A2 E2 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो E2 कितना आ गया यहाँ से? A2 का मान है आपके पास कॉसेक थीटा, ये E2 आ गया। तो अति परवलय के लिए E2 मिल गया। हाइपरबोला के लिए जो A2 का वैल्यू है वो साइन थीटा है, E2 का वैल्यू कॉसेक थीटा है। तो क्या हम B2 ज्ञात कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे इस तरीके से। तो B2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन गया 1। तो B2 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है कॉस स्क्वायर थीटा। अति परवलय का समीकरण ज्ञात करने की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका जो अति परवलय पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल रहा है। हमें वो अति परवलय ज्ञात करना था जिसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2 साइन थीटा हो और जो दीर्घवृत्त के साथ सन्नाभि भी हो, इसका फोकस सेम हो, ठीक है। वो ज्ञात कर लिया अपन ने। ये सारी कहानी किसके लिए की गई? एलिप्स के लिए। और ये क्या था? हाइपरबोला अति परवलय, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। एक चर रेखा निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड बना रही है E1 और E2। तो वो जो चर रेखा है वो कुछ ऐसी जा रही है, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर कट करते हुए। यह लंबाई E1 और यह लंबाई E2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x अपॉन E1 प्लस y अपॉन E2 इक्वल टू 1 और E2 x प्लस E1y माइनस E1 E2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन आ गई। अब ये जो लाइन है वो सदैव एक वृत्त को स्पर्श करती है। मान लेते हैं यहाँ पर स्पर्श कर रही है तो वृत्त के केंद्र से जो लंबवत दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0 त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। कर देते हैं उसको भी। 0 + 0 माइनस E1 E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू कितना? R। तो यहाँ से R की वैल्यू मिल रही है E1 E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का मॉड। अब ये E1 E2 के मान तो है ही नहीं अपने पास, लेकिन कुछ दिया हुआ है। E1/2 तथा E2/2 अति परवलय तथा उसके संयुग्म में अति परवलय की क्रमशः उत्केंद्रताएं हैं। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है क्या? याद करो आप। अगर E1/2 हाइपरबोला के लिए है और E2/2 कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए है, तो दोनों की उत्केंद्रताओं के वर्गों के व्युत्क्रमों का योग सदैव इकाई आता है ना। याद आ रहा है ये वाला रिजल्ट? तो हम यहाँ से लिखेंगे 1/E1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/E2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कितना हो गया ये? 4/E1 स्क्वायर प्लस 4/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 कॉमन E2 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलता है E1 E2 का होल स्क्वायर अपॉन E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लीजिए भाई, ये वैल्यू मिल गई। और अगर इसको कंपेयर करें तो कुछ मिल रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। R इक्वल टू कितना था? E1 E2 अपॉन
अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो R का मान कितना आ गया यहाँ से 2। त्रिज्या ही तो पूछी गई थी, वो त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई। त्रिज्या का मान कितना मिल रहा है 2। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 त्रिज्या कितनी मिलती है 2। लिख लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिए, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसके अक्ष निर्देशीय अक्षों के अनुदिश हैं और जिसकी नाभियों के मध्य की दूरी 16 और उत्केंद्रता √2 है। तो दोनों नाभियों के मध्य की दूरी 2AE 16 एक समीकरण, और E बराबर कितना दिया है √2 दूसरा समीकरण। उससे हम ज्ञात कर सकते हैं A तो मिल जाएगा, तो 2√2A इक्वल टू 16। तो A का मान आ गया 16/2√2, ये A तो मिल गया। ठीक है, अब क्या ज्ञात कर ले B। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर E स्क्वायर -1। तो B स्क्वायर की वैल्यू 16/2√2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल स्क्वायर -1, ऐसा लिखेंगे। B स्क्वायर की वैल्यू आएगी, A स्क्वायर आपके पास आ चुका है 16 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 2 - 1। तो B स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 16 का होल स्क्वायर अपॉन 8, बस इतना ही आ रहा है। ये B स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर आ गया, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 का होल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। तो ये कितना हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 32, ये आ गया आंसर। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। इस प्रकार के अतिपरवलय को अगर आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, तो क्या कहते हैं आयतीय अतिपरवलय, जिसमें a और b आपस में क्या आ जाते हैं बराबर। आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 32। अगला सवाल लेते हैं बेटा, यदि दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 तथा अतिपरवलय x स्क्वायर बटे 144 माइनस वाई स्क्वायर बटे 81 बराबर 1/25 की नाभियां संपाती, दोनों की नाभि क्या है सेम फोकस है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। तो दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले एलिप्स की बात करें, तो जो एलिप्स है वो है अपने पास x स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। a1 स्क्वायर की वैल्यू 16, b1 स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर है, e1 स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा तभी नाभि मिलेगी। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस e1 स्क्वायर, e1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और e1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 16, इतना आ गया। इससे नाभि मिलेगी क्या, नाभि के निर्देशांक क्या होंगे प्लस माइनस a1 e1 कॉमा 0। तो e1 की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 16। तो फोकस क्या होगा प्लस माइनस a1 e1 कॉमा 0। तो इसकी नाभियों के निर्देशांक बनेंगे प्लस माइनस a1 का मतलब 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 16 कॉमा 0। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आता है प्लस माइनस 4 अंडर रूट के अंदर आएगा 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 कॉमा 0। तो ये आ गया प्लस माइनस 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये दीर्घवृत्त का काम पूरा हो गया। अब अतिपरवलय पर आते हैं। जो अतिपरवलय है हाइपरबोला, उसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा 144 बटे 25 माइनस वाई स्क्वायर बटे 81 बटे 25 बराबर 1।
ठीक, अब इसकी भी नाभि ज्ञात करें और उसको इसकी नाभि के बराबर करेंगे। तो यहाँ से ये a2 स्क्वायर की वैल्यू 144/25, b2 स्क्वायर की वैल्यू 81/25, b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इंटू e2 स्क्वायर माइनस 1, e2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस b2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। तो e2 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 81 प्लस 144 a2 स्क्वायर, तो 144/25, 81/25, तो 81/144, 144। तो e2 स्क्वायर आ रहा है 225/144, e2 की वैल्यू आ रही है 15/12, मतलब 5/3, 5/4, 5/4। ये e2 स्क्वायर की वैल्यू, e2 की वैल्यू आ गई। तो e2 की वैल्यू कितनी हो गई 5/4, ये e2 आ गया। अब इसके लिए फोकस निकालें तो वो होगा प्लस माइनस e2 कॉमा 0 प्लस माइनस a2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो होगी 12/5 इंटू e2 5/4 कॉमा 0 प्लस माइनस 3,0, ये आ गया 5 कटा, प्लस माइनस 3,0। अब ये नाभि इस नाभि के बराबर है, ये हमें हल करना है। तो प्लस माइनस 3,0 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। यही तो हमसे पूछा था कि बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो बी स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने। क्या है पहले उस पर ध्यान देते हैं। दीर्घवृत्त के लिए पूरी कैलकुलेशन करके दीर्घवृत्त की नाभि ज्ञात करी, अतिपरवलय के लिए पूरी कैलकुलेशन करके अतिपरवलय की नाभि ज्ञात करी, फिर दोनों की नाभि समान थी तो दोनों की नाभि को बराबर करा, उससे मिला बी स्क्वायर बराबर 7, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 मिल रही है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, अतिपरवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये अतिपरवलय बनता है एक्स अक्ष वाई अक्ष इस प्रकार का। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये कहलाता है आउटसाइड वाला, और ये कौन सा कहलाता है इनसाइड वाला। ये कौन सा है इनसाइड वाला। तो चेक कैसे करेंगे, एस अतिपरवलय का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बिंदु P दिया होगा x1 कॉमा y1, S1 ज्ञात करेंगे। S1 क्या होगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर S1 से डिसाइड करेंगे इफ S1 ग्रेटर देन 0 तो P अंदर होगा। ऐसा हमने लिखा था पहले भी, लेकिन जब S1 ग्रेटर देन 0 लिखते थे तो वृत्त में परवलय में दीर्घवृत्त में हम बाहर लिखते थे, यहाँ उल्टा लिखेंगे, दीर्घवृत्त का बिल्कुल उल्टा चलेगा ये। तो P बाहर होगा और S1 बराबर 0, तो P हाइपरबोला पर अतिपरवलय पर होगा। सिंपल सी कंसेप्ट है। S1 ज्ञात कर लो, S1 ग्रेटर देन 0 है कि S1 लेस देन 0 है, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। एक उदाहरण अपन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, और बिंदु P दिया है आपको ये क्या 4, तो 4,5 ले लेते हैं। चेक करना है कि ये बिंदु कहाँ होगा। अगर चित्र बना के देखोगे तो वैसे ही पता लग जाएगा, ऐसा बनेगा 4,0 ये होगा। तो अगर इसके सापेक्ष यहाँ देखोगे तो 4,5 यहाँ आने वाला है, तो ये 4,5 कहाँ जाने वाला है, बाहर आने वाला है। लेकिन अभी फॉर्मूले से भी आना चाहिए, तो 4,5 को बाहर है कि नहीं है चेक करने के लिए S1 ज्ञात करेंगे। S1 क्या होता है भाई,
S1 क्या होगा, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 5 का होल स्क्वायर बटे 9 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 25 बटे 9 माइनस 1। तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है S1 लेस देन 0 तो P कहाँ होगा, बाहर। चित्र से भी पता चल रहा है कि बिंदु P कहाँ है, बाहर है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। दीर्घवृत्त में भी करते थे ऐसा और वृत्त में भी करते थे ऐसा, लेकिन जैसा दीर्घवृत्त में कर रहे थे उसका बिल्कुल विपरीत चलेगा कंसेप्ट, उसका बिल्कुल उल्टा चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो किसी बिंदु की स्थिति चेक करनी हो तो इस तरीके से चेक की जा सकती है। अगली हेडिंग देखिएगा बेटा, सहायक वृत्त एवं प्राचलिक बिंदु। सहायक वृत्त एवं प्राचलिक बिंदु, ऑक्सिलरी सर्किल। तो ऑक्सिलरी सर्किल की परिभाषा बता चुके थे आपको क्या थी, सहायक वृत्त की परिभाषा क्या थी, दीर्घवृत्त में भी हमने बात करी थी कि अतिपरवलय के अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। अतिपरवलय के अनुप्रस्थ अक्ष को, तो पहले अतिपरवलय बनाया जाएगा भाई, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इस प्रकार से अतिपरवलय बन गया। अब इसका अनुप्रस्थ अक्ष, उसको व्यास मान के एक वृत्त बना दिया, ये बन गया, तो ये सहायक वृत्त होगा। यह बिंदु आपको मालूम है कितना होता है, a,0, ये कितना होता है -a,0। तो इसका समीकरण कितना हो गया, x² + y² = a²। ठीक है, कौन से वाले के लिए, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1 के लिए। अगर अतिपरवलय दूसरा है, x² अपॉन a², यह वाला अतिपरवलय है, तो ऐसा बनेगा। अब इसमें अनुप्रस्थ अक्ष बदल जाएगा, तो इसमें सहायक वृत्त का जो समीकरण होगा वो होगा x² + y² = b²। दोनों के लिए याद कर लेते हैं अपन। तो ये कौन सा है, संयुग्मी अतिपरवलय, ये कौन सा है, मानक अतिपरवलय। इस मानक अतिपरवलय के लिए सहायक वृत्त होगा x² + y² = a²। संयुग्मी अतिपरवलय के लिए सहायक वृत्त होगा x² + y² = b²। प्राचलिक बिंदु क्या होता है वो भी आपको याद होगा, प्राचलिक बिंदु उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इसके बाद जब मानक वाला अतिपरवलय होता है तो उसमें प्राचलिक बिंदु, कोई भी प्राचलिक बिंदु, चलिए इधर अलग से लिखते हैं अपन इसको, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = 1। तो इसमें प्राचलिक बिंदु होता है a sec थीटा, b tan थीटा, और अतिपरवलय अगर x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² = -1 है, तो इसमें प्राचलिक बिंदु होता है a tan थीटा, b sec थीटा। ये होते हैं प्राचलिक बिंदु। ये थीटा क्या होता है, उत्केंद्रीय कोण। थीटा क्या है, उत्केंद्रीय कोण, इसेंट्रिक एंगल। अब ये इसेंट्रिक एंगल दीर्घवृत्त का याद आ रहा है आपको, सहायक वृत्त पर बिंदु से ही आता था, तो यहाँ पर भी वैसे ही आएगा। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं अपन, वो कैसे आता है। ये अतिपरवलय बनाया, ये इसका सहायक वृत्त। तो इस सहायक वृत्त पर कोई बिंदु P लिखेंगे, उस P पर स्पर्श रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो सहायक वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, x² अपॉन प्लस y² = a²। इसके लिए बिंदु P पर t बराबर 0 लगाएंगे। बिंदु P क्या होगा, बिंदु P होगा, ये जो बिंदु है, बिंदु P होगा a cos थीटा, a sin थीटा। वृत्त पर है ना, तो वृत्त का प्राचलिक बिंदु, ये हो जाएगा ax sec थीटा प्लस ay
कॉस है, सॉरी कॉस ए एक्स कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। ये स्पर्श रेखा आ गई। ये स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ कट कर रही है n पर, तो ये n बिंदु निकालते हैं। y बराबर 0 रखेंगे तो बिंदु n के निर्देशांक आएंगे a sec थीटा कॉमा 0। अब उससे लंबवत रेखा बनाई जाएगी, तो यहाँ q पर पहुंचेंगे। कैसी रेखा? लंबवत। तो उस बिंदु q के लिए जो x निर्देशांक होगा वो तो वही होगा a sec थीटा, वही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिंदु है ये x से a sec थीटा कॉमा 0 आ रहा है। समझना कि वो थीटा कोण कौन सा है, थीटा कोण तो यह वाला है, लेकिन वह सहायक वृत्त पर बिंदु के कारण जो उत्केंद्रित कोण आ रहा है और दीर्घवृत्त का प्राचलिक बिंदु मिल रहा है, वो कहाँ कैसे मिल रहा है अपन उसकी बात कर रहे हैं। अब इसका y कैसे आएगा? अति परवलय से। तो अति परवलय क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इसमें रखते हैं x की जगह ए सेक थीटा रखो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा। तो आगे आपको वाला बी वाला बिंदु, y वाला बिंदु मिल जाएगा b tan थीटा, क्योंकि y स्क्वायर बराबर आएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? b tan थीटा। ये इस तरीके से आता है। तो उत्केंद्रीय कोण अति परवलय पर जो बिंदु है उसको केंद्र वेंद्र से जोड़ने से नहीं आता है, सहायक वृत्त पर स्थित बिंदु से आता है। ये यहाँ पर क्या बनाई गई है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सहायक वृत्त पर बिंदु माना ये वाला a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई, उसने अक्ष को कहीं कट करा, उस बिंदु पर फिर लंब डाला गया, तो हमें अति परवलय पर बिंदु मिल रहा है। इस तरीके से हमें मिलता है प्राचलिक बिंदु। ये है सहायक वृत्त और प्राचलिक बिंदु का कंसेप्ट। अब अगर दो बिंदु होंगे तो एक का कोण θ1 होगा और दूसरे का कोण θ2 हो जाएगा। अति परवलय की प्राचलिक जीवा का समीकरण। तो अति परवलय है, अब उस पर दो बिंदु होंगे, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक प्राचलिक जीवा बनेगी। तो कैसे बनेगी? कोई सी भी जीवा बन सकती है। जैसे मान लीजिए इस पर दो बिंदु मान लेते हैं अलग अलग, एक बिंदु P, एक बिंदु Q, ये θ1 वाला और यह θ2 वाला। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा? प्राचलिक जीवा का समीकरण x अपॉन ए कॉस θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 माइनस y अपॉन बी साइन θ1 माइनस θ अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। दीर्घवृत्त में भी लिखा था हमने ऐसा, दीर्घवृत्त की प्राचलिक जीवा का समीकरण जहाँ पर दो अलग अलग बिंदु θ1 θ2 प्राचल वाले हैं। तो ऐसा ही अति परवलय के लिए भी। तो अगला हेडिंग लेते हैं बेटा अपन, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा तो अति परवलय कुछ ऐसा बन रहा था। इस अति परवलय के लिए कोई लाइन स्पर्श रेखा होगी इस तरह से। तो ये रेखा है y बराबर mx प्लस सी और अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त कैसे मिलती है? परवलय में भी हल कर चुके हैं कि इसमें से y उठा के इसमें रखेंगे, द्विघात बनाएंगे और इस द्विघात का d बराबर 0 कर देंगे, तो स्पर्श रेखा बनने की शर्त मिल जाएगी। तो अपन बार बार डिराइव नहीं करते हैं, उसको सबको पता है, अपने को वृत्त में, परवलय में, दीर्घवृत्त में सब में कर चुके हैं। डायरेक्टली अपन समीकरण लिखते हैं।
अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी स्पर्श रेखा होगी यदि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यदि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा एम प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाता है। इसको लिख लें अपन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये हो सकता है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये आपसे पूछ ली जाए कौन से के लिए, संयुग्मी अतिपरवलय के लिए, तो उसके लिए भी हमें याद होनी चाहिए कि क्या बनेगी। संयुग्मी अतिपरवलय में स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी बेटा, सिर्फ माइनस का अंतर आता है, तो माइनस का अंतर आता है तो स्पर्श रेखा में क्या चेंज आएगा, माइनस का चेंज आएगा। मतलब ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ पर कितना चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का। तो यहीं लिख लेते हैं अपन सेकंड पॉइंट, अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के लिए स्पर्श रेखा बनने की शर्त, स्पर्श रेखा बनने की शर्त वो क्या होगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर तथा एम प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू सी की जगह वैल्यू रख देंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये एम प्रवणता वाली स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, दोनों अतिपरवलय के लिए, मानक वाले के लिए भी और संयुग्मी वाले के लिए भी। अच्छा, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण अगर इस बिंदु बाहर होगा तो क्या होगा, बाहर स्थित बिंदु P से अगर बिंदु बाहर होगा, अतिपरवलय के लिए बाहर किधर होता है भाई, अतिपरवलय के लिए बाहर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर बिंदु होगा तो उससे दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी कुछ इस तरह से। इनका अगर समीकरण चाहिए, जैसे ये मान लीजिए यहाँ A पर टच हो रही है और यहाँ B पर टच हो रही है, तो P और PB का इक्वेशन कैसे आएगा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के, अगर वो बिंदु h कॉमा के से बना रहे हैं तो उसमें बिंदु h कॉमा के रख देंगे और फिर m के लिए हल कर लेंगे, m का मान आ जाएगा। ये जो a और b है अगर आप इनको जोड़ते हो तो क्या बनता है बेटा, स्पर्श जीवा। पी ए यहां से इसको जोड़ दें तो ये ए बी लाइन क्या कहलाती है, चौथा पॉइंट, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा का समीकरण कैसा आता है, t बराबर 0 बिंदु P से, कहाँ से लगा रहे हैं, बिंदु P से, स्पर्श जीवा का समीकरण आ जाएगा। अच्छा, PA और PB लंबवत हो जाएं तो PA परपेंडिकुलर टू PB, तो P का बिंदु पथ क्या मिलता है, याद है, नियामक वृत्त। P का बिंदु पथ क्या आ जाएगा, नियामक वृत्त आ जाएगा, और वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नियामक वृत्त मिल जाएगा आपको। दीर्घ वृत्त के अंदर ही क्या लिखा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीर्घ वृत्त में हमने उसको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर ही क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं तो हम उनके मध्य कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसको हल करके देखें, हम ये स्पर्श रेखा मान लें और इसको कहाँ से गुजार दें, एच कोमा के से। एम के दो मान आएंगे, एक m1 और एक m2। m1 m2 जो प्रवणताएं होंगी उनसे कोण भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलो एक बार पूरा फिर से हल करके देखते हैं यहाँ पे, और उससे हम नियामक वृत्त भी ज्ञात कर पाएंगे। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण निकालना हो तो वो भी इससे मिल जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या मान ली हमने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको कहाँ से गुजार दिया, h कोमा के से। तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। m का द्विघात है, और व्यवस्थित करें तो m स्क्वायर के साथ आ रहा है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m के एच प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे m के कितने मान मिलेंगे, दो मान, एक m1 एक m2, ये दो मान आ जाएंगे। अगर आपसे पूछा है कि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण बताओ, तो कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, अगर स्पर्श रेखाएं आपस में लंबवत हैं, स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी हैं, लंबवत हैं, तो यहां लिखेंगे यदि P पर समकोण है, P पर कोण कैसा है, समकोण है, 90 डिग्री है, तो प्रवणताओं का गुणन m1 m2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। मतलब मूलों का गुणन -1 के बराबर जाए, क्योंकि इसके दो मूल कौन है, m1 m2। तो क्या मिलेगा यहाँ से, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। तो के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नियामक वृत्त मिल गया आपको। अभी अपन ने डायरेक्टली लिख लिया था, लेकिन अब आप देखोगे उसका पूरा पूरा डेरिवेशन भी उपलब्ध है। ये रहा नियामक वृत्त का डेरिवेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रहा स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले कि इस स्पर्श जीवा की लंबाई ज्ञात करो, कुछ नहीं करना, स्पर्श जीवा को अति परवलय के साथ हल करो। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। करो, दो प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी ज्ञात करके दूरी सूत्र लगाओ। जब प्रतिच्छेद बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र लगाएंगे तो वह स्पर्श जीवा की लंबाई भी मिल जाएगी आपको। क्लियर है इतनी बात? ये सारी कहानी हुई m प्रवणता वाली स्पर्श रेखा की। अब मान लीजिए किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी हो, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करनी हो तो क्या तरीका होता है, t बराबर 0। याद है आपको, t बराबर 0 लगाने से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मिल जाती है, और जो हमें रिप्लेसमेंट करने होते हैं वो क्या करने होते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1). याद आया? जी हाँ, उससे अब हम आगे का पॉइंट लिखते हैं। ये था अपना पॉइंट नंबर 5 तक हो गया। पॉइंट नंबर 6, किसी बिंदु P x1, y1 पर स्पर्श रेखा किससे लिखते हैं, t बराबर 0। तो जैसे दीर्घवृत्त अति परवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके लिए t बराबर 0 एट x1, y1 लगा रहे हैं, तो x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्पर्श रेखा बन जाएगी। प्राचलिक बिंदु होगा तो उस पर भी आ जाएगी। टेंजेंट एट पॉइंट P a sec थीटा माइनस B tan थीटा,
वही t बराबर p, तो ये हो जाएगा x a sec थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। a कट रहा है तो ये आया x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इक्वल टू 1। ये आपको प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण मिल रहा है, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू 1। ये भी आ गया, ठीक है। अब आप में इसमें थीटा क्या है, थीटा उत्केंद्रीय कोण, ये ध्यान रखना है। थीटा उस प्राचलिक बिंदु का उत्केंद्रीय कोण होगा। तो ये सारी कहानी हो गई। एम प्रवणता वाली स्पर्श रेखा लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर लिखनी तो लिख सकते हैं, प्राचलिक बिंदु पर लिखनी तो वो भी लिख सकते हैं। नोट कर लें, कुछ उदाहरण अपन हल कर लेते हैं इस पर। देखिए बेटा, पहला सवाल क्या कह रहा है, अति परवल एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर 1 के लिए उस बिंदु पर स्पर्शिका ज्ञात करें जिसका उत्केंद्रीय कोण 2π/3 है। मतलब थीटा की वैल्यू, मतलब इस वाले से आंसर आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2π/3। थीटा की जगह रखना है 2π/3 और इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है। तो इस वाले सवाल के लिए अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो थीटा कितना है 2π/3, तो बिंदु P कितना हो जाएगा 2π/3 a sec थीटा, a कितना है 2 sec 2π/3 कॉमा b कितना है √3 tan 2π/3, ये बिंदु P बन जाएगा। तो 2 sec 120 कितना होगा, sec 120 डिग्री 2π/3 की बात करें, sec 60 डिग्री कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा -2 √3 tan 2π/3, tan 2π/3 होगा ये -√3 60 √3 -√3, ठीक है। ये आ गया बिंदु आपके पास -4, -3। बिंदु क्या मिला -4, -3। इस पर लगा देंगे अपन सरल रेखा का समीकरण t बराबर 0। तो ये आएगा x² अपॉन x इंटू x(x1) -4 अपॉन a स्क्वायर 4 माइनस y इंटू इक्वल टू 1। ये आया आपके पास -x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। आप चाहते तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली इसमें भी रख सकते थे, यहाँ पर रख दोगे पुट थीटा इज इक्वल टू 2π/3, तो भी आंसर आएगा x अपॉन a की वैल्यू 2 है, सेक थीटा सेक 2π/3 माइनस वाई अपॉन बी √3 tan 2π/3 इक्वल टू 1, सेक 2π/3 -2 माइनस वाई अपॉन √3 tan 2π/3 माइनस √3 इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका है, और आप ये तरीका भी लगा सकते हैं कि बिंदु ज्ञात करके t बराबर 0 लगा दें। एक ही बात है दोनों, ठीक है। लिख लें आप इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अति परवल x² बटे 16 माइनस y² बटे 9 बराबर 1 के लिए बिंदु 4,5 से गुजरने वाली स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात करें। तो इक्वेशन को पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस √a² m² माइनस b²। तो y इज इक्वल टू mx प्लस √16 m² माइनस 9, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु से गुजरनी चाहिए भाई, ये गुजरनी चाहिए 4,5 से। तो इसमें रख दो 5 इज इक्वल टू 4m प्लस √16m² माइनस 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16m² माइनस 9। इसको सॉल्व कर लेने, 25 प्लस 16m² माइनस 40m इज इक्वल टू 16m²। 16m², तो m का मान आएगा यहाँ से 25 और 9 कितना हो गया भाई, इधर लेकर आए तो क्या 34 बराबर 40m। तो m बराबर कितना आ गया 17/20, ये m का मान आया। अब स्पर्श रेखा जो मिलेगी वह क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 17/20 इंटू एक्स प्लस √16 इंटू 17/20 का होल स्क्वायर माइनस 9। ये आंसर आ जाएगा। m का मान रख दिया,
लेकिन क्या इसके अलावा एक स्पर्शिका और बन सकती है? जी हाँ, एक स्पर्शिका और बन सकती है। देखो कुछ इस तरह से ये देखा जाए तो ये 4,0 है, तो 4,5 यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, तो 4,5 से गुजरने वाली स्पर्शिका एक इधर बन रही होगी और एक ये भी तो बन रही होगी, और ये कौन सी बन रही होगी जिसकी प्रवणता कितनी आ रही होगी? अनंत आ रही होगी। जिसकी प्रवणता कितनी आ रही होगी? अनंत आ रही होगी। ये तो एक m का मान अनंत भी आ रहा होगा, क्योंकि आपने कैंसिल भी तो किया है। देखो स्क्वायर वाला आपने कैंसिल भी कर दिया है, तो अगर इसको कैंसिल कर दिया तो इससे आ रहा होगा आपको x इक्वल टू अनंत, इधर गया 0, तो x इक्वल टू 16 3, कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आपको मिलेगा। ये रेखा भी तो मिलेगी, वहाँ से अनंत 0, x इक्वल टू 4 आएगा 4। ये लाइन भी जो मिलेगी, तो स्पर्शिकाएं कितनी मिलेंगी? ये आएगी एक x बराबर 4, ये x बराबर 4 भी तो मिलेगी आपको। दो स्पर्शिकाएं बनेंगी अगर बिंदु बाहर है तो। 4,5 बाहर है कि नहीं है? अगर बाहर है तो एक तो हमें वो मिल रही है 17/20 प्रवणता वाली, और एक मिल रही है जिसकी प्रवणता कितनी है? अनंत है। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है? अति परवलय x²/9 - y²/16 बराबर 1 के नाभिलंब के सिरों पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं तथा नाभिलंब से परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अति परवलय बनाते हैं अपन। मान लीजिए इधर वाला हिस्सा है ये, इसके नाभिलंब के सिरे ये हो जाएंगे, और इस पर स्पर्श रेखा मान लीजिए वो इस तरह से बन रही है, तो उनके स्पर्श रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब नाभिलंब के सिरों से बनेगा तो ऑब्वियसली अक्ष पर ही कट करेगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो अक्ष पर ही आएगा। ये अति परवलय बन रहा है इस प्रकार से, यहाँ से ये स्पर्शिका बनाई हमने और यह स्पर्शिका बनाई, तो यह जो आए यह बिंदु है नाभिलंब के सिरे। इसको मान लेते हैं हम L। ठीक है। अब यह तो समकोण है, तो अगर इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो क्या उसका दुगना हमारा आंसर आ जाएगा? हमें ये पूरा ज्ञात करना है, हमें ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन एक को ज्ञात कर लेंगे तो दुगने से आंसर आ जाएगा। अब यह बिंदु क्या होता है? AE, B²/A। यह वाला आपको याद है AE, 0। ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं। अति परवलय अपने पास है x²/9 - y²/16 बराबर 1। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, E² - 1, E² इज इक्वल टू 1 प्लस B²/A², E² इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9, तो E बराबर आ गया 5/3। ये E का मान आ गया, इसकी वजह से आपको नाभि S मिल जाएगा। तो S के निर्देशांक होंगे AE, 0, तो S का निर्देशांक हो गया 5/3 × 3, 5, 0, तो यह बिंदु आ गया 5, 0। ठीक है, A 5 मिल गया ऊपर। अब B²/A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 5, B², B² कितना है? 16/3, ये आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 16/3 तक। लो भाई, ये मिल गया 16/3। और यहाँ से यहाँ तक ये कैसे मिलेगा? प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा लिखनी पड़ेगी। तो x²/9 - y²/16 बराबर 1 पर t बराबर 0 लगा रहे हैं एट 5, 16/3। समझ गए ना क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 5x/9 माइनस y इंटू 16/3/16 बराबर 1। ये हो गया 5/9 इंटू x माइनस 1/3 इंटू वाई इक्वल टू 1। अब इसमें रख देते हैं हम y बराबर 0। क्यों रख रहे हैं y बराबर 0? क्योंकि मुझे यह बिंदु C ज्ञात करना है। तो y बराबर 0 रखने से बिंदु C के निर्देशांक आ जाएंगे। y बराबर 0 रखा तो 9/5, 0, यह बिंदु C आ गया। y बराबर 0 रख लिया, C आ गया, 9/5, 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह हुई दूरी हुई 9/5। तो यह दूरी कैसे आएगी? यह दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 5 माइनस 9/5, ये आधार बन जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? CLL' इक्वल टू दुगना किसका? 1/2। ऊंचाई कितनी है? 16/3। और आधार कितना है?
यहाँ से यहाँ तक आधार है ना, तो आधार कितना है 5 माइनस 9/5, 5 माइनस 9/5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 तो गया भाई, 16/3 इंटू ये कितना हुआ 16/5, कितना आ गया 256/15। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया जो नाभिलंब और नाभिलंब के सिरों पर बनाई गई स्पर्शिकाओं से बन रहा है। हमने इस एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करा है और इस एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करके उसका 2 गुना करने हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। सबसे मेन है इसके अंदर आधार, ये सॉरी ऊंचाई और ये आधार ज्ञात करना, उसके बाद तो आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए भाई इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।